हेलो दर्शकों, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियो सीरीज ऑन डिफरेंट राहु केतु एक्सिस। आज हम डिस्कस करेंगे राहु इन 6 एंड केतु इन 12th, और ये डिस्कशन होगी पर्टिकुलरली काल पुरुष कुंडली के ऊपर। आप सब जानते हो कि काल पुरुष कुंडली भगवान विष्णु की प्रोटोटाइप हॉरोस्कोप है। प्रोटोटाइप मैंने क्यों कहा? प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि उन जैसा होता ये हमारा है, मगर भगवान विष्णु के रिलेशन से हमें इसे समझाया जाता है। सो काल पुरुष में हम ये समझ सकते हैं कि ये एक प्रोटोटाइप हॉरोस्कोप है जिसके माध्यम से ऋषियों ने हमें अपने जीवन को समझाने का एक प्रयास किया। अब ये जो वीडियो सीरीज है ये पर्टिकुलरली मैंने एक पर्पस के लिए बनाई ताकि आपको राहु केतु एक्सिस माध्यम से मैं ऋषियों के थॉट प्रोसेस को आप तक पहुंचा पाऊं कि ऋषि इस राहु केतु एक्सिस से आपको क्या समझाना चाहते हैं। अब आप पर्टिकुलर इस एक्सिस को पहले समझिए। काल पुरुष कुंडली में हम मानते हैं कि केतु 12th यानी कि पाइसेस में को लॉर्ड है। अगर वो पाइसेस में को लॉर्ड है तो डेफिनेटली राहु की प्रेजेंस 6th में आएगी ही आएगी। एक ये नेचुरल सी प्लेसमेंट हो जाती है। अब ये नेचुरल प्लेसमेंट कैसे होगी ये जब हम आगे डिस्कशन में जाएंगे तो हमें समझ में आएगा। और इस राहु केतु एक्सिस को दर्शकों आप क्लियरली समझ लो, ये पुश एंड पुल का एनर्जी का एक्सिस है। आपके अंदर एक एनर्जी, एक ऊर्जा परमात्मा ने स्टोर में आपके डाल के भेज दी। अब वो ऊर्जा कुछ चीजें पीछे से यानी पास्ट से, पिछले जन्मों से लेकर आई, और वही ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा जब पास्ट से लेकर आई वो आपको पुश कर रही है पीछे से ताकि आप फ्यूचर की तरफ जाएं, और फ्यूचर की तरफ जब जाएंगे तो ये राहु हो जाता है, और राहु हमें फ्यूचर की तरफ पुल करता है। अब आप इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट को समझ लें। ये तो है पास्ट एंड फ्यूचर, मगर दर्शकों पास्ट और फ्यूचर पिछले वीडियोस में भी मैंने कहा, कुछ दर्शकों ने मेरे को फ़ोन करके मेरे साथ बात करी और उन्होंने कहा कि सर आप कहते हो कि ये काल के 2 खंड हैं, तो दैट मीन्स समय डिवाइड हो गया। मगर दर्शकों समय डिवाइड नहीं हुआ। समय की डिवीजन को 2 उनके जो मैक्सिमम एक्सट्रीम छोर है, एक्सट्रीमिटीज हैं, जिस तरह हमारी बाजू है, हमारी बाजू एक लिमिटेड जगह तक पहुंच सकती है, ये एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम है हमारे जो पास्ट से आ रहा है, वो है हमारा केतु। एक एक्सट्रीम है जो राहु से हमारे मैक्सिमम फ्यूचरिस्टिक पोटेंशियल को समझा रहा है, वो है राहु। बट ये कोई डिवाइडेड चीज नहीं है, ये तो जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? प्रेजेंट से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का पास्ट है, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का फ्यूचर है। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं साइमल्टेनियसली। आप देखिए भगवान विष्णु ने जब राहु केतु की क्रिएशन करी, कितना खूबसूरत काम किया। उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया, मगर चलाने से पहले आप देखिए उन्होंने किया क्या। उन्होंने स्वर भानु को वो अमृत लेने दिया, क्योंकि अगर स्वर भानु वो अमृत ना ले पाता तो सुदर्शन चक्र अगर चलता तो स्वर भानु 2 अलग डिवीजन्स उनकी हो जाती, उनके जो 2 हिस्से हो जाते वो बिल्कुल अलग होते। मगर जब वो अमृत गले में चला गया, देखिए एक तरफ अमृत जा रहा है और दूसरी तरफ सुदर्शन चक्र चल रहा है, जुड़े हुए हैं। मगर हम किस चीज को पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सिर राहु बन गया, धड़ केतु बन गया। मगर आपने भगवान विष्णु के उस करिश्मे को नजरअंदाज कर दिया, आपकी आंखों से वो ओझल हो गया। आप ऐसे समझ सकते हो। कैसे ओझल हो गया? क्योंकि
अमृत अंदर जा रहा है और चक्र चल रहा है, गला कट रहा है, मगर क्या वो गला कटेगा? क्योंकि जब अमृत है, और अमृत भी किसकी चीज है? वो तो प्रभु तुल्य है, परमात्मा की दी गई चीज है। देखिए, एक तरफ परमात्मा देते हैं, दूसरी तरफ लेते हैं, ये इसी तरह का मैकेनिज्म चलता है, क्योंकि डिवाइन बहुत मिस्टीरियस तरीके से काम करता है। अब ये डिवाइन का काम है कि एक तरफ अमृत डाल दिया, दूसरी तरफ चक्र चला दिया। आपको लगेगा कि स्वर भानु दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, मगर नहीं हुआ। वो दोनों हिस्से इकट्ठे हैं, मगर उसके माध्यम से उन्होंने हमें माया के खेल को समझा दिया। अब माया का खेल क्या बना? केतु, उन्होंने कहा ये पास्ट है, तो हम पास्ट में फंस गए। ऋषियों ने कहा राहु फ्यूचर है, हम फ्यूचर की तरफ चल पड़े, प्रेजेंट गायब। मगर राहु केतु ये जुड़े हुए ही हैं, क्योंकि अलग हो ही नहीं सकते। जब ये अलग हो ही नहीं सकते, तो ये समय के दो छोर हैं जो प्रेजेंट के साथ अटैच्ड हैं। अब ये ही माया है। अब ये माया क्या है? माया को भी आप समझ लें। माया पिछले जन्मों के कर्मों से उत्पन्न हुई वो मेमोरी का खेल है, जिससे हमारी ऊर्जा निर्मित हुई। कर्मों के माध्यम से हमने डिफरेंट तरह की ऊर्जाएं अपने अंदर डाल ली। कुछ ऊर्जाओं ने हमें बंधन बना दिया, कुछ ऊर्जाएं हमें लिबरेशन की तरफ भी लेकर जाने वाली हैं। देखिए, बंधन भी रहेंगे और लिबरेशन भी होगी। ये माया है। और आप देखिए, बच्चा पैदा होता है, पर्टिकुलर बंधन लेकर पैदा होता है। माँ बाप के साथ बंधन, भाई बहन के साथ बंधन, समाज के साथ बंधन, कर्मों के बंधन। हम कहते हैं इतने बंधन हैं। बंधन लेकर पैदा हुआ, मगर बंधन लेकर पैदा होने के बावजूद शरीर में आनंद है, खुशी है, हैप्पीनेस है। अगर बंधन ही हो तो बंधन का तो दुख होना चाहिए। मगर आप देखिए, बच्चा किस तरह मस्ती में रहता है। और ये जो मस्ती है, ये मस्ती काहे की है? क्योंकि बच्चा प्रेजेंट में जीना जानता है। ना बच्चा अपने पास से कुछ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लेता है, ना ही फ्यूचर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। वो पास्ट में जीता है, इसलिए आनंद में जीता है। और यही चीज़ ऋषियों ने हमारे हॉरोस्कोप में राहु केतु के माध्यम से डाल दी। साथ में ये कह दिया कि आपको इस एनर्जी एक्सिस को बैलेंस करना है। दो छोटे छोटे शब्दों में उन्होंने एक तो राहु केतु बोल दिया और ये बोल दिया कि इस एनर्जी एक्सिस को आप बैलेंस कर लीजिए। ऋषि बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करते, मगर उस व्याख्या को समझना हमें पड़ेगा। सो आज इसी जो ये बैकग्राउंड मैंने आपको समझाई, इसी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि राहु केतु एक्सिस जब 6-12 में जाएगा तो क्या होगा। अब 6-12 में, 6 में आप देखिए कौन से नक्षत्र हमें मिलेंगे। हम कन्या में कौन से नक्षत्र लेकर एंटर होते हैं? उत्तर फाल्गुनी से हमारी एंट्री है। कुछ पद उत्तर फाल्गुनी के हमें मिलेंगे। उसके बाद हमें हस्त मिल जाएगा नक्षत्र, और हस्त से आगे हम चित्रा में जाएंगे। चित्रा के 2 पद ही हमें मिलेंगे और हम अगली राशि में चले जाएंगे। ये है हमारा कन्या। अब कन्या के 9 पद, अब आप देखिए, कुछ पार्ट उत्तर फाल्गुनी का, मेजर पार्ट हस्त का, थोड़ा सा पार्ट चित्रा का। अब ये देखिए, हस्त क्या है? हस्त चंद्रमा का नक्षत्र है। हस्त हैंड्स हैं हमारे। हम हैंड से क्या करते हैं? हैंड से हम एक्सप्रेस करते हैं, चीज़ों को बताते हैं। हैंड से कैलकुलेशन होती है, हैंड से हम डायरेक्शन देते हैं, हैंड से ही जुपिटर बनता है। अब आप देखिए, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। सो आप कह सकते हो कि कन्या का सेंटर हस्त है, चंद्रमा है। अब चंद्रमा और बुध का कनेक्शन अब आप समझिए
कैसे ऋषियों ने बीच में डाला? मन बुद्धि का फादर है, या कह सकते हो कि बुद्धि मन का बेटा है। अब ये रिलेशन अब आपको इस तरह समझ में आएगा कि हस्त नक्षत्र में, नक्षत्र हस्त का है मगर राशि कौन सी है? बुध की है। बुध किस तरह चंद्रमा के माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अब आप और चीज देखिए, हस्त क्या है? हैंड से हम क्या करते हैं? टोटल क्रिएटिविटी, टोटल कोऑर्डिनेशन। हाथ, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि समटाइम्स हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन ये साथ साथ चलते हैं। लाइफ में जब भी बड़े काम करने हैं तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन साथ में चलती है। क्रिएटिविटी, टोटल कला, आंखों से एक्सप्रेशन, मुंह से बोलने का एक्सप्रेशन और हैंड मूवमेंट्स। ये आप देखिए, ये एक्सप्रेशन का बेस्ट मीडियम है। मगर पीछे कौन बैठा होगा? पीछे बुद्धि बैठी होगी। चंद्रमा से एक्सप्रेशन, पीछे बुद्धि बैठी है, यानी खेल बुद्धि खेल रही है। अब आप देखिए, बाहर से हाथ चलते हैं कुछ और, बुद्धि पीछे बैठी है। अब ये माया नहीं है तो क्या है? क्योंकि आपको तो हाथों से दिखाई दे रहा है ना कि हैंड मूवमेंट क्या हो रही है। समटाइम्स जो क्लेवर लोग हैं यही तो खेलते हैं। वो कहते हैं, बुद्ध ने कहा, वो देखिए वो रहा परमात्मा। और हमने क्या किया? हमने परमात्मा को नहीं देखा। हमने कहा बुद्ध बोल रहे हैं तो ये उनकी फिंगर ही, ये ही परमात्मा है। जापान में बुद्ध के इसी एक चीज के ऊपर मंदिर बना हुआ है, जहां पर आपको बुद्ध की मूर्ति में सिर्फ एक हाथ और उनकी उंगली मिलेगी। कि जहां पर, मगर हम क्या करते हैं? हम उंगली को पकड़ लेते हैं क्योंकि ये आगे चित्रा है, दिखाई देता है। जो चीज दिखाई देती है हमें लगता है कि यही है। अब ये कन्या है। मन बुद्धि के खेल से, अब आप नोट करें बात को, मन और बुद्धि के खेल से क्या उपजा? मेरा मन, मेरी बुद्धि कुछ और क्लेवर सोच सकती है और मैं आपको इशारा कुछ और कर सकता हूं। आप मेरे इशारे से कुछ और भी समझ सकते हो। अब ये है हस्त, ये है कन्या। तभी तो कन्या फाइनर चीजें, विनीशियन चीजें, फेमिनिन चीजें इसके साथ एसोसिएट हुई, क्योंकि सभी तरह के आर्ट, सभी तरह की ललित कलाएं इसके साथ एसोसिएटेड। और ललित कलाओं के माध्यम से हम कहते हैं माया का खेल, औरत को माया का प्रतिरूप बना दिया गया। हर तरह की भाव भंगिमाएं, आंखों से, मुंह से, चेहरे से, कितनी तरह की भाव भंगिमाएं। साउथ इंडिया में आप देखिए कथकली, पर्टिकुलरली कथकली नृत्य क्या है? इन्हीं चीज़ों का तो मिश्रण है। साथ ही में हैंड मूवमेंट्स, हस्त, हस्त में मन और पीछे बुद्धि कैसे खेल खेलती है। मगर ये खेल किसके माध्यम से चल रहा है? आप भी मेरी बातों में आप देखिए किधर को चले गए, क्या सोचने लग गए। आप उन कलाओं के बारे में सोचने लग गए, प्रेजेंट आपका छूट गया। अब ये कर कौन रहा है? कर वो शरीर रहा है जो प्रेजेंट में है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, ये प्रेजेंट है। अब राहु के माध्यम से ऋषि उस माया को समझाना चाहते हैं जो उन्होंने राहु के साथ एसोसिएट कर दी। बट ये राहु अपने आप से तो नहीं बन सकता, जो चीजें पीछे से आएंगी। अब पीछे से क्या है? पीछे तो केतु है। और केतु कहां पड़ा है? केतु पड़ा है पाइसेस में, मीन में। अब मीन में आप देखिए भाद्रपद और रेवती। रेवती तो है ही बुद्धि का, मरकरी का। वहां पर जो मैंने कहा था ये फिंगर जुपिटर की है, तो वहां पर आपको जुपिटर भी मिल गए, आपको शनि देवता भी मिल गए, और साथ में वो एनवायरनमेंट तो है ही किसका? भगवान विष्णु का, क्योंकि वीनस वहां पर एक्सॉल्टेड है। और वर्गो में, कन्या में बुध एक्सॉल्टेड है।
अब आप खेल देखिए, बुद्धि का संबंध किसके साथ है? विष्णु जी के साथ है, क्योंकि मरकरी के देवता विष्णु है। अब यहां पर ये जो माया का टोटल खेल है जो 6-12 में है, अब आप क्लियरली समझ सकते हो कि पीछे बैठे देने वाले कौन है? देने वाले तो भगवान विष्णु हैं, मगर हमारे चेहरे से, हमारी वाणी से, हमारी आंखों के एक्सप्रेशन से और हमारी हैंड मूवमेंट से चीजें को समझाया जाता है। और जैसे ही हस्त नक्षत्र क्रॉस होगा, चित्र आ जाएगा, यानी कि वो आपका चित्र बन जाएगा कि आप क्या समझाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो। जो आप बोलोगे, जो आप समझाओगे, जैसे आप दिखोगे, वो दुनिया को दिखेगा। मगर अब आप देखिए कितनी खूबसूरत चीज है कि जो चीज केतु से पीछे आई भगवान विष्णु के थ्रू, वो आप में कहां पर एक्सप्रेस हुई? चंद्रमा के माध्यम से। इसी वजह से ऋषियों ने कहा कि चंद्रमा आपका ड्राइवर है, चंद्रमा ही आपके सभी कुछ करवाने वाली ड्राइविंग फोर्स है। चंद्रमा ही आपकी बुद्धि को यूज करेगा, चंद्रमा ही आपकी इंद्रियों को काम पे लगाएगा, चंद्रमा से ही जो चीज बनेगी वो आपके सामने आएगी। अब आप देखिए, आज जैसे ही हम धीरे धीरे कहां से शुरू किया था? हमने काल से शुरू किया, और जब चंद्रमा पे गए, ये एक यात्रा थी। अब इस यात्रा में अब आपको समझ में आया कि माया कहां से उपजती है और रियलिटी क्या है। रियलिटी है आपका मन, मन का बेटा बुद्धि। मन और बुद्धि जब इस जर्नी पे जाते हैं तो इनको रास्ते में जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं वो क्या बनाएंगे आपको? वो आपको एक्सपीरियंस्ड लर्नेड बना देंगे। और एक्सपीरियंस्ड और लर्नेड कौन होता है? वो तो आपका गुरु जुपिटर है। आप सीखते सीखते जुपिटर ही तो बनोगे। मगर दूसरी तरफ आप देखिए, जुपिटर का स्थान कहां पड़ा था? जुपिटर का स्थान तो केतु में है, वो तो केतु के साथ एसोसिएटेड है। तो केतु में जो मैं हमेशा कहता हूं कि जुपिटर के पास उस डिवाइन क्रिएशन के कॉन्स्टिट्यूशन की फाइनर चीजें, पूरे कोड्स वहां पड़े हैं, वो शास्त्र पूरा जुपिटर देवगुरु के पास पड़ा है। तो वो क्रिएशन के कोड्स क्योंकि लेकर तो आप आए, वो तो पीछे से आएगा। पाइसेस चार्ट में हमारे आगे है, बट जो जातक ये 6-12 का एक्सेस लेकर पैदा होंगे, उनके लिए आप देखिए मीन राशि में उनका पास्ट है और कन्या में उनका फ्यूचर है। अब कन्या से मीन की ये जो यात्रा है, ये फ्यूचरिस्टिक यात्रा है। दर्शकों, अब इस काल के खंड को, इस टाइम जोन को अब आप डिवीजन से समझिए। जो यात्रा वर्गो से शुरू होगी, पाइसेस तक जाएगी, नीचे से घूम के 7, 8, 9, 10, 11, ये यात्रा ये फ्यूचरिस्टिक है। और जो यात्रा पाइसेस से कन्या की तरफ आएगी, वो पास्ट इन्फ्लुएंस्ड होगी। जो जातक ये एनर्जी एक्सेस लेकर पैदा होंगे, उनमें आप देखोगे यही चीजें आपको मिलेंगी। इसी वजह से हम कह देते हैं कि कन्या में क्या मिलता है? बुद्धि मैच्योर हो जाती है, क्योंकि पीछे से जुपिटेरियन पास्ट उसे मिलेगा। अब आप कोरिलेट कर सकते हो कि ये चीजें किस तरह काम करती हैं। अब ये काम का संबंध यानी कर्म, कर्म हमारे मन से किस तरह चलता है, ये रिलेशन थोड़ा आगे चलेंगे। अब इसी एक्सिस को थोड़ा सा आगे चलाते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अब आप देखिए, कोई जातक इस तरह 6-12 में राहु केतु लेकर पैदा हो गया। अब उसके सप्तम में क्या हो सकता है? सप्तम आप सब समझते हो, आपका ब्रह्म स्थान है, आपके मणिपुर चक्र की जगह है, आपके पार्टनर की जगह है। मणिपुर चक्र आपके मन का स्थान है। तो क्या होगा? वहां पर
अब आप नोट करिए, ऊपर से केतु से भगवान विष्णु आ रहे हैं, वीनस आ रहे हैं, जो आपके हस्त के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं। चित्रा से आप आगे बढ़ रहे हो तो आप कहाँ जाओगे? वीनस की ही तो ये यात्रा हो रही है। आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये वीनस की यात्रा है। तो वीनस लिब्रा गेन का सब्जेक्ट हो जाएगा आपके लिए। और जब लिब्रा गेन का सब्जेक्ट हो गया तो ब्रह्म स्थान में आनंद, मगर यहां पर लिब्रा में शनि को एग्जॉल्ट करना है। सो राहु के गेन में, क्योंकि राहु कन्या में है, राहु के गेन में अब आप क्लियरली समझ सकते हो कि क्या मिलने वाला है। राहु का गेन सप्तम में आपको साधना के साथ ही मिल सकता है। आपको तप, साधना, मेडिटेशन ये करनी पड़ेगी। हाँ, दूसरी तरफ से आप कर्मयोगी भी बन सकते हो, कर्म के माध्यम से भी आप साधना कर सकते हो, तो फिर भी आपको वीनस मिल जाएगा और वो आपका पार्टनर होगा। आप क्लियरली बात को समझिए, वो आपका पार्टनर होगा, क्योंकि दूसरी एनर्जी यहां पर आपके साथ एसोसिएट हो रही है, आपका एनवायरनमेंट आपके साथ एसोसिएट हो रहा है। और थर्ड में एफर्ट के भाव में क्या मिलेगा राहु से? अष्टम। एफर्ट किसकी करनी है? आपको उन गूढ़ रहस्यों को ही समझना है, सीखना है जो अष्टम में पड़े हैं। और अष्टम में राशि कौन सी है? अष्टम में राशि आप देखिए मंगल देवता। वहां दोबारा कि तप ही है। मंगल का मतलब होता है फायर, फायर से तप बनता है, यानी कि तापमान बढ़ता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है। फायर आपके टेम्परेचर को बढ़ा देती है, ये तप है। और कारक यहां पर फिर शनि है। तो तप और साधना, इसी के माध्यम से आप लाइफ के जो डीप रहस्य हैं वो आप समझ सकोगे। अब अगर राहु वर्गों में है, कन्या में है, तो सुख स्थान में क्या होगा? सुख स्थान में आप देखिए, बुद्ध का या बुद्धि का सुख कहां है? बुद्धि का सुख जुपिटर के पास ही तो है। क्योंकि अगर आप अभी इस एक्सिस को क्लियरली समझ लोगे, कन्या के पास्ट में क्या था? जुपिटर। जब ये एनर्जी चली ही जुपिटर से है पीछे से, तो इसका सुख भी तो जुपिटर में ही जाएगा और कहीं जा ही नहीं सकता। ऋषियों ने ये जो एस्ट्रोलॉजी की रचना की है, दर्शकों, ये इतनी बड़ी मिस्ट्री है और इतनी बढ़िया साइंस है। सिर्फ इसे सही तरीके से डिकोड करना और इसे समझना सीखें आप। जब पीछे से किसी की एनर्जी, जो बोला जाता है ना पुश एंड पुल, अब पीछे से पुश जुपिटर कर रहा है, तो सुख भी कहां जाएगा? सुख भी तो जुपिटर के पास ही जाएगा। इसी तरीके से जब आप इस एक्सिस को डिकोड करते जाते हो तो आपको समझ में आता है कि एनर्जी कैसे जाती है। मगर अब यहां पर एक बड़ा डिफरेंट सा माहौल क्रिएट हो जाता है जब एक्सिस 6-12 में हो। अब यहां पर कन्या के राहु के संतान भाव में क्या है? वहां पर आप देखिए, संतान भाव में शनि, कर्म। इन्हें कर्म को इस तरह करना है जैसे ये फ्यूचर के लिए बीज बो रहे हैं। संतान का मतलब क्या होता है? उस बीज को बोना, अच्छे कर्म के बीज को बोना, ताकि हस्त के बाद जो चित्रा है वो दिखे। तभी तो आप समझ सकते हो कि जब काल पुरुष कुंडली की बात होती है तो यहां पर कौन से नक्षत्र आ जाएंगे। बहुत खूबसूरत चीज है जब आप इस तरीके से उसे डिकोड करोगे। कुछ दर्शक मेरा इशारा समझ गए होंगे कि यहां पर नक्षत्र कौन से आपको मिलने हैं। अब दर्शकों, थोड़ा सा मैं आपको आगे समझा देता हूं कि अगर हम केतु से इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो क्या निकलेगा। केतु के गेन में क्या है? केतु के गेन में भगवान विष्णु हैं, उनका लग्न है, उनका शरीर है, उनका हेड है। क्यों है? आप क्लियरली समझिए।
कैसे है? मीन क्या है? मीन का मतलब ही सीधा है कि एक मछली के पीछे दूसरी मछली और एक मछली के आगे दूसरी मछली। एक जन्म अगर वहां खत्म हो गया तो अगले जन्म की शुरुआत। अगले जन्म की शुरुआत होती कहां से? देखिए कितना खूबसूरत चीज है। केतु के साथ ही तो शुरुआत हो रही है। केतु ही वहां कोलॉर्ड है मीन में, और मेष में अश्विनी नक्षत्र किसका है? केतु का ही तो है। यानी आप समझिए ये वो ही चीज है जो मैंने आपको समझाई थी कि एक तरफ से अमृत अंदर जा रहा है, दूसरी तरफ से सुदर्शन चक्र चल रहा है। डेथ एंड बर्थ ये इकट्ठे चलने वाली चीजें हैं, ये कोई अलग एंटिटी नहीं है। बट ये तब तक हैं जब तक माया का खेल है। जब माया का खेल आप समझ गए, जैसे ही माया का खेल आप समझे, क्योंकि माया से ही कर्म बनता है, कर्म से ही बंधन बनते हैं, तो मीन में क्या कहा गया कि आपको उस माया को रिलीज कर देना है, एक्सपेंड कर देना है, छोड़ देना है, कंज्यूम कर जाना है। लिबरेशन। और ये लिबरेशन छोटा सब्जेक्ट नहीं है। किस चीज को लिबरेट करना है? आप देखिए, जुपिटर को जो ज्ञान आपने अर्जित किया था शेयर कर जाओ, उसको रिलीज कर दो। दूसरी चीज वीनस, एक्सॉल्टेड वीनस, जो कुछ भी आपने लाइफ में इकट्ठा किया, आपको क्या करना है? उसको बांट के जाना है। जब आप बांट के जाओगे तब आप समझो आपकी कोई इच्छा नहीं बची। कोई ज्ञान के साथ भी आपका, हम कहते हैं ना कि नॉलेज ये सबसे लास्ट जाने वाली ईगो की बात है। तो वो जो अहंकार जो वीनस से पैदा हो सकते हैं, जो डिजायर्स वीनस की बची हुई हो सकती हैं, और जो अहंकार ज्ञान से बचा रह सकता है, उन सबको हमें छोड़ देना है। और जब हम छोड़ेंगे तो किसका जन्म होगा? दर्शकों, तो जन्म होगा विष्णु जी का। उस प्योर ऊर्जा का जन्म होगा जिसमें एक्सॉल्टेड वीनस का मेमोरी जरूर पड़ी है मगर बंधन कोई नहीं है। जुपिटर का ज्ञान पड़ा है मगर कोई भी वहां पर अहंकार नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई बंधन नहीं। तभी तो विष्णु जी कैसे रहते हैं? हमेशा एवर स्माइलिंग। एवर स्माइल कौन कर सकता है? ना जिसे पास्ट का डर, ना जिसे फ्यूचर का भय, वही स्माइल करेगा। और ये प्रेजेंट है। अब आप देखिए, एक केतु से दूसरे केतु के बीच में सुदर्शन चक्र चलता है, वो डेथ का खेल आता है, मृत्यु का डर भी आएगा, मगर मृत्यु के डर के पार, उस माया के खेल के पार किसका जन्म होगा? आप देखिए, आपके प्रिय भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का। आप देखिए कैसा जन्म होगा वो। कितना खूबसूरत ये चीज है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को इस तरीके से समझने का दर्शकों प्रयास करोगे तो आपको बहुत प्यारी चीजें मिलती हैं। और ये गेन है, ये केतु का गेन है। केतु से डरिए नहीं। हम कहते हैं, मैंने भी बहुत सी वीडियोस में कहा आपको कि केतु पकड़ता है कि आपको वो काम करना ही है। अब आप यहां पर समझिए कि क्या करना है आपको। आपको उस एक्वायर्ड वीनस को लिबरेट कर देना है, उस एक्वायर्ड नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, शेयर कर देना है, लोगों में बांट देना है। और किसके थ्रू बांटना है? रेवती के बुद्ध के थ्रू। बुद्ध क्या है? वाणी, एक्सप्रेशन, साथ में इंटेलिजेंसिया है। आप इंटेलिजेंट तरीके से, डिफरेंट तरीके से वो चीजें दूसरे तक पहुंचा सकते हो, दूसरे को समझा सकते हो। ये था गेन।
अब यहां पर अब आप और देखिए खूबसूरत चीजें, अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जब हम इस तरीके से चीज को देखते हैं, जैसे राहु के संतान में, संतान भाव में क्या गया था, अब यहां पर केतु के संतान भाव को समझिए। केतु के संतान भाव में क्या है? मन। ये जो हम कहते हैं ना, यही माया का खेल है। हम अपने ही परिवार में जन्म लेते रहते हैं। मन का बेटा बुद्धि, ये खेल माया का चलता रहता है। कभी हम माँ बाप बन जाते हैं, कभी बच्चे बन के उसी परिवार में आ जाते हैं। केतु से है, यहां पर राहु की बात नहीं हो रही, यहां पर केतु की बात है। तभी आप समझ सकते हो कि ये कौन से भाव की बात हो रही है। ये चतुर्थ स्थान की बात हो रही है, कैंसर असेंडेंट की बात हो रही है। और इसके थ्रू हमें वो लर्निंग करनी है, हमें वो सीखना है। अब थोड़ा सा केतु के सुख स्थान को भी समझ लें। जैसे मैंने कहा, राहु का सुख जुपिटर में होगा। अब केतु का सुख किस में होगा? केतु का सुख, क्योंकि जब राहु कन्या में है, बुध में है, तो केतु का सुख बुध में ही जाएगा। देखिए, ऋषियों ने कोई गलती नहीं करी ज्योतिष को समझाने में, ज्योतिष के थ्रू हमें समझाने में। आप दोनों तरफ देख सकते हो कि क्या खूबसूरत संबंध बनते हैं। तो केतु का सुख, क्योंकि केतु वही तो चीजें पास्ट में लेकर आया है। जब केतु वही चीजें पास्ट में लेकर आया है, तो आपके सुख स्थान में क्या आ जाएगा? वहां पर मिथुन, जेमिनाई। जेमिनाई एनर्जी किसकी है? बुध की ही तो है। यानी एफर्ट भी बुद्धि के थ्रू, वही चीजें सीखने की गेम। अब दर्शकों, ये था मेरा एनालिसिस कि अगर राहु केतु 6-12 में होंगे तो क्या हो सकता है, कैसे हम इस एनर्जी एक्सिस को समझें। और दर्शकों, मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि मैं इसमें वो बुकिश चीजें ना दूं जो कॉमनली आप पढ़ते हो कि ये ऐसे होगा वैसे हो। मैं आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने का प्रयास करता हूं, जिसके माध्यम से आप ऋषियों के उस थॉट प्रोसेस को समझ पाओ कि उन्होंने काल पुरुष कुंडली पर्टिकुलरली क्यों दी, क्यों नहीं उन्होंने डिफरेंट तरीके से हमें समझा दिया, क्यों उन्होंने फोकस किया कि आप सबसे ज्यादा फोकस चंद्रमा पे करिए, चंद्रमा के बाद मैक्सिमम फोकस राहु केतु एक्सिस पर करिए, फिर आप पंच महाभूतों की तरफ जाइए। आप उस थॉट प्रोसेस को अगर पकड़ोगे तो आपको ये नए तरह से लॉजिकल चीजें मिलेंगी। सो ये था दर्शकों मेरा एक छोटा सा प्रयास, जिसके माध्यम से मैंने 6-12 एक्सिस को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब जो निवेदन हर वीडियो के एंड में मैं करता हूं, वो इस वीडियो में भी करूंगा। दर्शकों, एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का चैनल है, वैदिक रिलीजन माइथोलॉजी के शेयरिंग का, उस नॉलेज के ट्रांसफ़र का शेयर है, चैनल है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए भी, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप इसे मैक्सिमम शेयर करिए, ताकि ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज घर घर तक पहुँचे, घर घर तक वो ज्ञान का प्रकाश पहुँचे, जिससे आपके मन के अंदर का अंधेरा दूर हो, और आपके मन का अंधेरा अगर दूर हो गया तो आपके वातावरण में भी वो प्रकाश अपने आप फैल जाएगा। और जो दर्शक अपना चार्ट मेरे से एनालाइज करवाना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए दर्शकों मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881164480। उसी के माध्यम से आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हो। वहाँ पर आपका पहला कांटेक्ट मेरे बेटे मनु से होगा। वो ही मेरा मीडियम है, वो ही मेरा फ्यूचर है, और उसी के थ्रू आप मुझसे बातचीत भी कर सकते हो,
कंसल्टेशन भी ले सकते हो और वहीं से आपकी सब अपॉइंटमेंट्स, आपकी एडमिशन्स वहीं से सब मैनेज होती हैं। सो आप फ़ोन नंबर दोबारा से आप नोट कर लें, 9881164480। सो दर्शकों, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। आशा करता हूँ कि आपके जीवन में खूब सा प्यार, खूब सा आनंद और बहुत सा सुख समृद्धि आपके पास आए।